हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 15 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग, द नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन थर्ड इज 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन एंड मिशन 11 मिलियन, द नेक्स्ट इज नांगरहर प्रोविंस, इदलिब एंड अशगाबाद, then fifth question is on Parkinson disease. Sixth question is on GBU 43. The next question is on Vice Chancellor. After that, H1N1, CRIPS mission, and last question is on National Scheduled Caste Finance and Development Corporation. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे कल के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं जी। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि अमृतसर मैस्कर के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो जी इसका आंसर है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन है ना, दो थे। सबसे पहला जो हंटर कमीशन था वो आया था वुड्स डिस्पैच का रिव्यू करने के लिए, जिसके हेड थे विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, विलियम विल्सन हंटर। और जो दूसरा कमीशन आया था जालियनवाला बाग, दैट इज अमृतसर मैस्कर के बारे में, उनके जो हेड थे उनका नाम था विलियम हंटर, और इनको लॉर्ड हंटर इस नाम से भी जाना जाता था। ये जो थे ना पहले हंटर कमीशन के हेड, इनका 1900 में मतलब 1900 में इनका देहांत हो चुका था, और ये मतलब ये इनके बाद है। तो ये याद रखिए, ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। ठीक है, हमारे एक फ्रेंड ने इसके बारे में पूछा था, सो हमने इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डॉक्टर अंबेडकर सर। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो है सी, दैट इज महू में। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन जी। और हमारे जो दोस्त थे, इतने हमारे दोस्तों ने इसके सही आंसर दिए, और साथ ही साथ ये हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने इनाम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आप हमें बताइए, ये जो हम ऐसे नाम डिस्प्ले कर रहे हैं, ये आपको कैसा लगता है, सो दैट हम इसके कंटिन्यू कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहले क्वेश्चन से जी। पहला क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया enacted to prevent money laundering and provide for कॉन्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम दी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मतलब क्या है कि ये हमारा एक्ट है हमारे पार्लियामेंट का, जो काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। और साथ ही साथ इसमें क्या प्रावधान है, तो ये मतलब जो प्रॉपर्टी बनाई गई है अनलॉफुल तरीके से, इसको भी हस्तगत कर सकता है, मतलब जब्त कर सकता है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज बेसल कमेटी जो है, इसके बारे में बेसल कमेटी भी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत काम करती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब इसके बारे में भी काम करती है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज अकॉर्डिंग टू दी पीएमएलए एक्ट 2002, इस एक्ट के तहत ईडी जो है हमारा, इसको प्रूव करना होता है कि जो कोई भी क्राइम है, इसको अनलॉफुल प्रॉपर्टी जो बतानी पड़ती है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी जो कोई भी अक्यूज की प्रॉपर्टी है, ये अनलॉफुल प्रॉपर्टी है, ये ईडी को प्रूव करना पड़ता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ऑलराइट फ्रेंड, मतलब हमारी जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स होती है ना, उसमें क्या होता है कि अगर कोई चोरी कर लेता है तो पुलिस को प्रूव करना पड़ता है कि ये जो बंदा है इसने चोरी की है। तो इसी के ऐसे ही यहाँ पे ईडी को प्रूव करना पड़ता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अनलॉफुल प्रॉपर्टी है, ऐसा पीएमएलए एक्ट के तहत प्रावधान है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ऑलराइट, तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, मतलब बेसल कमेटी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ईडी को नहीं ये प्रूव करना पड़ता, बल्कि जो एक्यूज्ड है, जिस बंदे की प्रॉपर्टी जो है वो अनलॉफुल कहलाई गई है, उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी जो है वो लॉफुल है। ठीक है, वो लॉफुल है। सो हमारा आंसर है ए, दैट इज 1 एंड 2। ये इसके बारे में छोटी सी न्यूज़ थी, और ये हमारा पहला जो थर्ड स्टेटमेंट हमने कहा कि पर्सन को प्रूव करना होता है, जो अक्यूज है इसको, कि मेरी प्रॉपर्टी लॉफुल है। बेसल कमेटी जो है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में काम करता है। और ये जो हमारा एक्ट था, ये एनफोर्स कर दिया गया था जुलाई 1 2005 से। ये एक्ट जो है ना, इससे इम्पोज किया जाता है ऑब्लिगेशन। तो क्या है कि बैंकिंग कंपनी जो है, साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इनके इंटरमीडिएटरीज, इनको क्या काम करना पड़ेगा, तो वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स। इनके जो क्लाइंट्स है, इनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, दैट इज हमारे जो अभी बैंकिंग में केवाईसी नॉर्म्स जो आते हैं ना, वैसे इनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट इज मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड फर्निश द इंफॉर्मेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब जो सभी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से संभाल के रखनी है। टू, अगर और ये जब भी मांगी जाए तब इसको प्रोवाइड करनी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसके बारे में। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन डाल दी है। ये जो है ना, ये बनाया गया था नवंबर 2004 में एज अ सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडर सस्पेक्ट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और बाकी सभी काम करने के लिए जो बॉडी है फाइनेंशियल
इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ये बनाई गई थी। नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एफर्ट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, मतलब ये हमारे देश के साथ जो बाकी के देशों के जो भी कोऑर्डिनेशन करना ये भी काम करता है। इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज इन परसुइंग द ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए कि ये जो बॉडी है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, तो इसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। और ये जो है ना ये किसके तहत आता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को ये हेड करते हैं। ठीक है, आई होप ये हमने जो अभी मनी लॉन्ड्रिंग का जो बाकी डिटेल्स थे वो आपको बता दिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, मतलब ये कैसे होता है। तो देखिए इसकी 3 स्टेज प्रोसेस होती है। सबसे पहले प्लेसमेंट, देन लेयरिंग, देन इंटीग्रेशन। मतलब जो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ब्लैक मनी बनाता है उसको प्लेस मतलब बैंकिंग सिस्टम में डालना होता है। फिर इसको लेयरिंग की जाती है, मतलब क्या करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस ऑफशोर एंड ऑनशोर बैंक्स। मतलब क्या कि हमने देखा था पिछले साल पनामा पेपर्स आए थे तो इसमें शेल्स कंपनी बनाई गई थी, तो ऐसा काम करते हैं लेयरिंग में। और बाद में इंटीग्रेशन, मतलब ऐसे कुछ महंगी महंगी चीजें जो है वो बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। जाकिर नाइक केस की वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पिछले कुछ समय से न्यूज में था, तो हमने इसके बारे में एक पूरा क्वेश्चन अब अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ बना दिया है। तो इसके बारे में ना एक जोक भी मुझे इमेज सर्च करते वक्त मिला था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक ये ऐसे अपने ब्लैक मनी को सफ़ेद साफ करने के लिए ऐसे ये बैठे यहाँ पे, ऐसा ये था, मुझे मिला था, मुझे लगा आपके साथ शेयर किया जाए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप जानते हैं कि हमारा राइट टू फ्रीडम जो है रिलीजन के बारे में, इसमें से इनमें कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए पहला क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब कॉन्साइंस है ऐसा फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट इज फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब धारण करना, प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करना, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड इज राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट फोर्स्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड लास्ट इज राइट टू फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, ये जो चारों स्टेटमेंट है ये सही है, मतलब ये हमारे राइट टू फ्रीडम के तहत आते हैं। सो इसका आंसर जो है वो है ए। तो ये देखिए कि इसके बारे में भी जाकिर नाइक जो अभी इनको यही कहा जाता है ना कि ये धर्म प्रचारक वगैरह ऐसा है, तो इसी मतलब दोनों क्वेश्चन जो है वो इसी एक ही न्यूज़ पे थे। तो देख लीजिए ये जो आर्टिकल्स है ना, इनके आर्टिकल्स हम देख लेते। राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस ये किस में तहत आता है, तो आर्टिकल 25 के तहत। साथ ही साथ जो दूसरा भी था फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये भी आर्टिकल 25 के तहत आता है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट फोर्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ये आता है आर्टिकल 28 के तहत। एंड नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, ये आता है आर्टिकल 27 की तहत। ठीक है, ये अच्छे से सभी जो आर्टिकल्स है, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल है उनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें अच्छे से होना चाहिए। हम फिर से एक बार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, ड्यूटीज, इनके बारे में लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो आते हैं, ये अच्छे से कवर कर लीजिए। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, हमें इनकरेक्ट मैचेस बताने हैं। तो देखिए पहला क्या है कि मिशन नेम, मिशन डिटेल्स एंड कैंपेन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो देखिए सबसे पहला क्या, मिशन का नाम क्या है, 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। इसके डिटेल्स क्या है, तो मोबिलाइज 100 मिलियन यूथ एंड चिल्ड्रन फॉर 100 मिलियन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड टू एंड चाइल्ड लेबर। मतलब ये बनाया गया है कि ऐसे 100 मिलियन यूथ और बच्चों को इकट्ठा करना है, जो 100 मिलियन बाकी ऐसे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो है, जो अभी चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से चाइल्ड लेबर से मुक्ति दिलाने के लिए ऐसे 100 मिलियन लोगों को इकट्ठा करना है, ऐसा ये मिशन है। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ऐसा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज मिशन 11 मिलियन। ठीक है, 11 मिलियन। तो ये इसके डिटेल्स क्या है, तो स्कूल स्पोर्ट आउटरीच प्रोग्राम, मतलब ये स्कूल स्पोर्ट आउटरीच प्रोग्राम है, ऐसा ये इसका डिटेल्स है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, मतलब ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सेकंड है ना, ये बात सही कि ये स्कूल स्पोर्ट का आउटरीच प्रोग्राम है, जिसके तहत फुटबॉल को आई थिंक बढ़ावा देने जा रहे हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और अफेयर्स और स्पोर्ट्स द्वारा स्टार्ट किया गया कैंपेन है, तो सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट जो है ना, इसके बारे में मिशन और इसके डिटेल्स है ये, लेकिन ये ऑर्गेनाइज जो है ना, ये आईएलओ द्वारा नहीं, ये जो हमारे नोबेल लॉरेट है कैलाश सत्यार्थी, इनका जो फाउंडेशन है, आई थिंक इसका नाम जो है ना वो ये देखिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, इसके तहत ये स्टार्ट किया गया है। ये लगभग आई थिंक दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में ये स्टार्ट कर दिया गया था। सो हमने दोनों क्वेश्चन को क्लब करके एक क्वेश्चन बना दिया था।
देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो मोबिलाइज 100 मिलियन यूथ एंड चिल्ड्रन फॉर 100 मिलियन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये क्यों करना है, तो देखिए, टू एंड द चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड प्रमोट द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी सेफ, फ्री एंड एजुकेटेड। मतलब जो हमारे यहाँ पे ऐसी हालत हो चुकी है ना कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता, साथ ही साथ उनको स्लेव ऐसे काम करना पड़ता है, और बाकी भी उनकी हेल्थ, एजुकेशन, इसके बारे में काम करने के लिए हम जैसे 100 मिलियन यूथ को और बाकी चिल्ड्रंस को सामने आना है इनको बचाने के लिए। और ये काम कब तक कंप्लीट करना है, तो अगले 5 सालों में। ऑलराइट, ये याद रखिए, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और दूसरा जो है मिशन 100 मिलियन, 11 मिलियन, इट्स फॉर स्कूल स्पोर्ट आउटरीच प्रोग्राम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के तहत आता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जी ये कुछ सिटी जो है वो न्यूज में थी, एरिया जो न्यूज में थे, तो इनके करेक्ट मैचेस हमें बताने हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, तो नांगरहर प्रोविंस, ये इट इज इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट इज इदलिब इज इन इराक, एंड थर्ड इज अशगाबाद इज इन सीरिया। तो ये आप जानते होंगे कि कल अमेरिका ने ये नांगरहर जो है प्रोविंस है, यहाँ पे अटैक किया है, जो कुछ बॉम्ब से अटैक किया है, तो ये अफगानिस्तान में, ये बात सही है, मतलब फर्स्ट करेक्ट है। इदलिब जो है ना, ये इराक में नहीं, ये सीरिया में है जी। रिसेंटली यहाँ पे केमिकल अटैक हुआ है, और मतलब ये अभी तो इसकी पुष्टि नहीं हुई कि ये केमिकल ही है या नहीं, लेकिन कहा तो ऐसे ही जा रहे हैं कि ये केमिकल अटैक है। तो ये सीरिया में हुआ है, मतलब सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। और अशगाबाद जो है ना, वो सीरिया में नहीं, ये किर्गिस्तान, लेट मिनट, तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में है। सो हमारा आंसर है वन ओनली, क्योंकि इसका सिर्फ फर्स्ट जो ऑप्शन है वही करेक्ट है। सो इसका आंसर है डी, दैट इज वन ओनली। तो देख लीजिए ये कहाँ पे है। सबसे पहले नांगरहर प्रोविंस जो है ना, ये देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान है, और यहाँ पे इसके मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ पे इस रीजन पे है ये नांगरहर प्रोविंस। नेक्स्ट क्या था, तो इदलिब, इदलिब जो है ना वो सीरिया, यहाँ पे है, ये सीरिया के यहाँ पे। और ये मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो अशगाबाद, ये तुर्कमेनिस्तान में, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद। जी एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने इसके बारे में जो न्यूमोनिक बनाया था। कजाकिस्तान, यहाँ पे ये कुता, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान ऐसे ये कुता, और यहाँ पे ये कुती ऐसे। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। ये कुता एंड ये कुती, ऐसे याद रखिए। और ये हमें आप कमेंट्स में बताइए कि ये जो ब्लैक सी है और कैस्पियन सी के बीच में, मतलब ये दोनों सी के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला ये जो देश है ना, ये कौन सा देश है, ये बताइए। ये एक बड़ा देश है, आप इसको मतलब पता चल जाएगा आपको जब आप मैप में चेक करोगे, तो ये इसका नाम बताइए कौन सा देश है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सिटीज जो है वो न्यूज में थी उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्किंसन डिसीज इट इज रिलेटेड टू, तो लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट एंड ब्रेन। तो इसका आंसर है पार्किंसन डिसीज जो है वो इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, दैट इज आंसर इज डी। ऑलराइट फ्रेंड, इसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज थी पिछले दिनों। तो देखिए क्या होता है ना, पार्किंसन डिसीज में सबसे पहले कि ये हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है। मतलब क्या होता है कि हमारी जो मूविंग की जो कैपेसिटी होती है ना, उसके बारे में अफेक्ट करता है। मतलब आपने कभी देखा होगा कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, वो ऐसे बैठे तो है चेयर पे, लेकिन उनके हाथ ऐसे अचानक हलने लगते हैं। मतलब उनको लगता नहीं कि ये मूव हो रहे हैं, लेकिन उनके हाथ जो है सिर्फ हमारा फोरहैंड वो ऐसे मूव होने लगता है। ये क्यों होता है, तो एक हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें एक डोपामाइन नाम से एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, जो ये नर्व सेल्स द्वारा बनाया जाता है। और ये जो डोपामाइन है, ये ब्रेन को सिग्नल करता है मूवमेंट के लिए, लेकिन ये मतलब इसमें फॉल्ट हो जाने की वजह से ये पार्किंसन डिसीज हो जाता है। एंड अर्ली इन द, मतलब ये इसके जो है ना, सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है जो हमने कहा कि मतलब हाथ का शेकिंग होना वगैरह, शेकिंग, रिजिडिटी, स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट एंड डिफिकल्टी विथ वॉकिंग, वॉकिंग के साथ डिफिकल्टी हो जाती है। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, तो मतलब आदमी को हिलना वगैरह ये डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिए, डोपामाइन। और साथ ही साथ पार्किंसन डिसीज ये किसके बारे में है, तो ब्रेन के बारे में। ऑलराइट, नर्व सेल्स इन ब्रेन, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली GBU-43 वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट। सो GBU-43 क्या है, देखिए सबसे पहला क्या है, इट इज अ न्यूक्लियर सबमरीन डेवलपमेंट बाय यूएसए, ओके, अ न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप्ड बाय यूएसए। नेक्स्ट इज अ वैक्सीन यूज टू ट्रीट जीका। Third is the largest non-nuclear bomb, and last is an anti-missile security system developed by Russia. तो ये जो है ना GBU-43, ये आप हमने जो अभी क्वेश्चन देखा था नांगरहर प्रोविंस, इसके बारे में, ये है इसका आंसर, दैट इज सी। ये जो अभी नांगरहर प्रोविंस पे जो बॉम्ब
गिराया गया था, तो ये बॉम्ब था, इसका नाम है मतलब हमें तो मतलब हमने सबसे ज़्यादा तो इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब इस नाम से ही जाना जा मतलब कॉमनली इसको अभी इसी नाम से जाना जा रहा है, लेकिन इसका मेन जो नाम था वो ये है GBU-43। जी देखिए मतलब ये हो तो ऐसे रहा है कि इसी इस पे अटैक किया है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जी कितना ये कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए कि मतलब सिर्फ अटैक से तो ये बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि रशिया है एक साइड पे, दूसरी साइड पे अमेरिका है, दोनों का मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, और इस पे इससे ही ऐसे जो संगठन है आईसिस हो गया, बाद में लश्कर, बाकी जो हमारा बाकी भी अफगानिस्तान में जो कोई भी संगठन से वहाँ पे है वो हो गए, ये तो बने तो इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही है। और जो अफगानिस्तान है ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हार्ट ऑफ एशिया समिट भी लिया था, हमारा 6th समिट जो हमारा इस साल अमृतसर में हुआ था, तो इस वजह से ना अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब 2014 में आई थिंक अमेरिका की जो फौजें थी वो अफगानिस्तान से पीछे चली गई थी, तो उसके बाद अफगानिस्तान में फिर से शांति प्रस्तापित करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी कड़ी में अब सीरिया अगर वहाँ पे अपने पैर जमाने जा रहा है तो ये इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब मेंस में हो सकता है कुछ क्वेश्चन। जी अभी हमने जो देखा था ना नागरहर प्रोविंस, तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद रखिए, इसका नाम है अचिन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अचिन डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान के साइड में, बॉर्डरिंग विद पाकिस्तान अफगानिस्तान। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो फर्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, थर्ड इज गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड लास्ट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, तो इसका आंसर देखिए, वाइस चांसलर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा। ठीक है, गवर्नर जो होते हैं ना वो खुद ही, ये गवर्नर जो होते हैं वो चांसलर होते हैं और उनके द्वारा वाइस चांसलर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए गवर्नर का मतलब चांसलर का रोल क्या होता है? creating right environment and conditions for the universities so as to enable them make greater contribution to the cause of higher education। मतलब देखिए हमारे जो गवर्नर होते हैं वो जब चांसलर ये भी रोल अदा करते हैं तो ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, ये भी काम करते हैं। तो देखिए जब है ना 2015 में ऐसी एक हिंदू में एक आर्टिकल आया था जो मैंने तब पढ़ा था, कि आर्टिकल क्या था वो, कि हमारे जो उस समय है ना गवर्नर्स बहुत सारे स्टेट के है ना कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे थे, तो हिंदू में आर्टिकल आया था कि क्या ये जो गवर्नर की जो पोस्ट है वो हमारे लिए मतलब अभी देश में इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो देखिए कि आप ऐसा अगर क्वेश्चन अभी मेंस में कभी आ जाए तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि गवर्नर जो है वो एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देते हैं, तो ये आप अपने एक यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी अगर वे फॉरवर्ड में लिखा जाए कि ऐसा प्रावधान तो है ना कि 2 स्टेट को या फिर 3 स्टेट को मिला के एक गवर्नर बनाया जा सकते हैं, तो ये भी आप अगर मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन H1N1, तो ये किससे रिलेट करता है? स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू या फिर डाउन सिंड्रोम? तो डाउन सिंड्रोम हमने अच्छे से पहले भी कवर कर लिया है, तो डाउन सिंड्रोम तो इसका आंसर नहीं है। H1N1 जो है इसका आंसर है ए, दैट इज स्वाइन फ्लू। इसको स्वाइन फ्लू इस नाम से क्यों जाना जाता है? तो जो सबसे पहले जो लोग थे जिनको स्वाइन फ्लू हुआ था पास्ट में, तो ये ना मतलब बहुत ज़्यादा ये कांटेक्ट में थे पिग्स के, तो इस वजह से इसको स्वाइन फ्लू नाम दे दिया गया। और 2009 में H1N1 को WHO द्वारा पैंडेमिक मतलब बहुत ज़्यादा एक बहुत वाइड एरिया में फैला हुआ ऐसा इसको स्टेटस जो दिया गया था। और ये क्यों होता है? तो देखिए कफ और स्नीज, मतलब जो हमारी यहाँ पे सबसे बुरी आदत जो है ना कि हम कफ करते वक्त या स्नीज करते वक्त अपना मुंह जो है वो कवर नहीं करते, तो यही हमारी बातें हैं। मतलब हमें स्वच्छता मिशन भी हम चला रहे, तो इसके तहत हमें कवर करनी चाहिए, सो दैट हमारी यहाँ पे हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, लोगों की, अपनी भी और दूसरी लोगों की भी हेल्थ अच्छी रहे। इसके लिए हमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो उठाने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स एम्फसाइज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब इनका प्लान क्या था? क्रिप्स जो थे इनका प्लान क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कर रहा है इंडिया को स्टेटस के बारे में? तो देखिए फर्स्ट इज इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरा स्वतंत्र देना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू 2 बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस, मतलब जो जो हमारी अभी की कंडीशन है ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विथ कंडीशन दैट शी विल, मतलब इंडिया विल ज्वाइन कॉमनवेल्थ, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ये भी हमारी अभी की कंडीशन है काइंड ऑफ, मतलब अभी हमने कॉमनवेल्थ तो ज्वाइन कर लिया है ना, तो ये भी हमारी अभी की कंडीशन है। नेक्स्ट इज इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, मतलब डोमिनियन स्टेटस हमारे इंडिया को देना चाहिए, ऐसा लास्ट स्टेटमेंट है। तो जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स का प्लान जो था वो ये था कि हमें डोमिनियन स्टेटस देना है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, मतलब इसका आंसर जो है वो है डी। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ये जो है ना ये 19
1989 में बनाई गई थी और एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। एंड नेक्स्ट इज इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये यहाँ बनाई गई थी 1989 में और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इस मिनिस्ट्री के तहत आती है, ऐसा हमारा ऑप्शन है। तो देखिए हमें ना इसका बताना क्या है कि ये इनमें से क्या आंसर है। देखिए अगर ये कॉर्पोरेशन है ना तो यहाँ पे हमें लॉजिक लगा रहा है, कॉर्पोरेशन है ना तो कंपनीज वगैरह जो होती है ना इनके नाम के पीछे कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कि ये मतलब हमें ये भी पता नहीं हो कि ये बनाई कब गई थी, तो ये गलत होने की वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, मतलब शेड्यूल कास्ट के बारे में अगर कोई बनाया गया है तो ये हो सकता है कि ये सोशल जस्टिस के अंडर आता हो। तो हमारा मतलब हमने ऐसे लॉजिकली ये सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया और सेकंड जो है वो करेक्ट हो गया, मतलब हमारा आंसर जो है वो है बी, ठीक है। इसके बारे में पीआईबी में एक छोटी सी न्यूज़ आई थी कि ये एमओयू साइन किया गया है इस इंस्टीट्यूट और हैंडलूम की जो डेवलपमेंट कमिश्नर है उनके बीच में। तो देखिए ये इंस्टीट्यूट जो आती है NSFDC, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में, जो हमारा सेकंड ऑप्शन था। और ये जो डेवलपमेंट कमिश्नर जो है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हेड कौन करते हैं? स्मृति ईरानी जी, ऑलराइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है साइनिंग ये एमओयू साइन करने का? टू हेल्प द शेड्यूल कास्ट वीवर्स एंड देयर फैमिलीज बाय प्रमोटिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ हाई वैल्यू क्वालिटी हैंडलूम्स प्रोडक्ट एट ब्लॉक लेवल क्लस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स। और इनमें कौन कौन से स्टेट इंक्लूड किए गए पहले अभी इस फेज में? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है एंड ओडिशा है, ऑलराइट। हैंडलूम जो है ना हमारा, ये हैंडलूम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे आफ्टर एग्रीकल्चर। यहाँ पे है ना लगभग 44 लाख लोगों को हैंडलूम के तहत काम दिया जाता है और जिसमें से है ना लगभग 4 लाख जो है वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये एग्रीमेंट जो था वो बनाया गया है। और ये बातें इसके बारे में बाकी देख लेते हैं। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, ये 1989 में एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी स्टार्ट कर दी गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये क्यों बनाई गई थी? तो फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड मोबिलाइजिंग द फंड फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल कास्ट फैमिलीज लिविंग बिलो डबल दी पॉवर्टी लाइन, ठीक है। डबल दी पॉवर्टी लाइन, हमारी सिर्फ पॉवर्टी लाइन नहीं, डबल दी पॉवर्टी लाइन के जो नीचे का लोग रहते हैं इनको फाइनेंस और फैसिलिटी बाकी प्रोवाइड करना और साथ ही साथ इनका एम्पावरमेंट करने के लिए ये जो कॉर्पोरेशन है वो बनाया गया था। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमने आई होप हमने सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कवर कर लिया। अब देखते थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके जो दोनों क्वेश्चन के जवाब आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? जेट स्ट्रीम जो है वो कहाँ पे देखी जाती है अक्सर? ओजोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर आइनोस्फीयर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सबसे यंग प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद या फिर राजेंद्र प्रसाद? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। और साथ ही साथ जो हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में वो जो मतलब दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला कौन सा इकलौता देश है, वो वहाँ पे मतलब और भी देश है जो मैं एक मिनट आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इन दोनों के साथ कैस्पियन सी और ब्लैक सी, इन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला ये जो देश है, इस देश का आपको हमें कमेंट्स में नाम बताना है। और जी जो हमने कहा था कि हम ऐसे नाम जो है जिनके करेक्ट आंसर ये बताते हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।